नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकल जॉब लॉज से संबंधित, दूसरा आर्टिकल एमएसपी से संबंधित और तीसरा आर्टिकल मलयालम एक न्यूज चैनल है उसके लाइसेंस को रिन्यू करने की इजाज़त नहीं दी है। मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ने मामला गया केरला हाईकोर्ट में। केरला हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है, उसी पर यह आर्टिकल है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक एथिक्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। आप एक बात बताइए, देखो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेशक रिश्वत नहीं लेता है, लेकिन जो उसका काम है उसको करना है, जो उसकी ड्यूटी है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो ड्यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करता है, तो क्या यह करप्शन है या फिर नहीं है? आप बताइए। मतलब कोई पब्लिक एम्प्लॉय है एक्स, उसने रिश्वत नहीं ली, पैसे नहीं लिए, लेकिन जो काम उसे करना चाहिए था वो भी उसने नहीं किया। देखो ये करप्शन है। आमतौर पे ना हमारे समाज में करप्शन का मतलब यही है कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना। ये तो सिर्फ देखो मॉनिटरी करप्शन है, पैसों की सेंस में है। मोरल करप्शन भी होता है। अब मान लीजिए कोई पब्लिक एम्प्लॉय है, उसको मनरेगा के वेजेस रिलीज करने थे, बस जानबूझ के नहीं कर रहा है, आलसी है, नहीं कर रहा है। तो सोच के देखो कितने सारे गरीब लोग हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं, उनका जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है उस पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ना काम करने की वजह से। दूसरा एस्पेक्ट देखो, आप ये भी तो देखो ना, वो पब्लिक जो एम्प्लॉय है वो पैसे किसके लिए ले रहा है? सरकार से। यही ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए तो ले रहा है ना। लेकिन जिस चीज के लिए आप पैसे ले रहे हो, इनपुट जा रही है, आउटपुट कुछ आ नहीं रही है, यानी आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो भी तो खराब हो रहा है ना। तो क्या ये करप्शन नहीं है? ये भी करप्शन है, ये मोरल करप्शन है। लेकिन देखो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक एक्सेप्शन ये आ जाती है कि कई बार जो पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, वो इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि पॉलिटिशियंस का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। पॉलिटिशियंस दबाव बना के चलते हैं, ये काम आपको नहीं करना है, तो एक्सट्रीम प्रेशर के चलते वो काम नहीं कर पाते हैं। अब कायदे से देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रेशर मानना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी इस केस को थोड़ा आप अलग ढंग से डील कर सकते हो। इसे आप मोरल करप्शन नहीं बोल सकते। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मोरल करप्शन का। अपनी कम्युनिटी से एक एस्पायरेंट है, उनका ये मैसेज आया, मैंने ये ट्विटर पे भी डाला था कल परसों, 2-3 दिन हो गए। तो उन्होंने कहा कि 15-16 जनवरी से मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है फेसबुक पर, और इसकी मैंने शिकायत की बहुत सारी जगह पे, साइबर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ दिल्ली विश्वविद्यालय, वुमेन पावर हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन 1091, 1090, 181, दिल्ली वुमेन कमीशन, कई जगह पे मैंने शिकायत की, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि आप फेसबुक पे क्या करते हो। देख लो सिस्टम, मतलब ये मोरल करप्शन है काइंड ऑफ। इन सभी जो एम्प्लॉयज हैं, पुलिस में जो लोग थे, उनको इस शिकायत का समाधान निकालना चाहिए था, बजाय इसके जो विक्टिम हैं उन पर ही क्वेश्चंस रेज किए गए। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लोकल जॉब लॉज। जैसे देखो अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने रेजिडेंट्स को जॉब्स में रिजर्वेशन देने के लिए जो कानून लेके आ रही हैं, उन कानूनों से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस कौन कौन से इमर्ज होके आते हैं, ये सब डिस्कस किया जाता है इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट ये है, हरियाणा की सरकार एक कानून लेके आई थी जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में 75% जॉब्स को रिजर्व किया गया था। उन जॉब्स को जिनमें सैलरी एक महीने में 30,000 से कम है, उन जॉब्स को रिजर्व किया गया था। कानून में यह भी कहा गया था कि प्राइवेट फर्म्स को ऐसे सभी एम्प्लॉयज को एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पर रजिस्टर भी करवाना होगा। हालांकि देखो कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई थी, जैसे नए स्टार्टअप्स को, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज को यानी ITS कंपनीज को, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, फार्म लेबर, डोमेस्टिक वर्क, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर विद इन स्टेट। तो ये सब एक्सेप्शंस थी। इन सब पर यह 75% रिजर्वेशन वाला जो कानून है वो लागू नहीं होता था। ये कानून देखो बना फरवरी 2021 में, लेकिन लागू हुआ 1 जनवरी 2022 से। अब क्या हुआ है? अब देखो ये हुआ है, हाईकोर्ट में ना इस कानून के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस
कानून पर अभी फिलहाल स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध हरियाणा की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है इस कानून पर लगे स्टे को हटवाने के लिए। तो राइटर कहते हैं देखो, लॉजिकल क्वेश्चंस तो हैं ही इस कानून से संबंधित। लॉजिकल क्वेश्चंस जैसे कि जो एम्प्लॉयर है उसका कॉम्प्लायंस बढ़ जाएगा, उसे पोर्टल पर एम्प्लॉइज की डिटेल्स देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा वो गुड़गांव के बजाय नोएडा में इन्वेस्ट कर लेगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन इस आर्टिकल में राइटर ज्यादा फोकस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर। क्योंकि देखो, इस प्रकार के कानून दूसरे राज्यों में भी बने हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। आंध्र प्रदेश में जो कानून बना ना लोकल जॉब्स में रिजर्वेशन देने से संबंधित, उसको चैलेंज किया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। या तो देखो, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस प्रकार के जो मामले चल रहे हैं, इंतजार करें कि पहले हाई कोर्ट इन मामलों पर वर्डिक्ट दे और बाद में हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट उन मामलों पर अपना वर्डिक्ट दे। या फिर एक चीज यह भी हो सकती है कि अभी से सुप्रीम कोर्ट इन सभी कानूनों से संबंधित जो केसेस हैं अपने पास बुलवा ले कि हम एक साथ ऐसे कानूनों पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है ना उनको एड्रेस करेंगे। देखो, इस पूरे इश्यू में ना 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इमर्ज होके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास जी जो है वो ये गारंटी देता है किसी भी सिटीजन को कि वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, मतलब कोई भी पैसा अपना सकता है अपना जीवन यापन चलाने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं। देखो, अब किसी के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, वो बोले कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार कुछ क्वालिफिकेशन जरूर लगा सकती है कुछ फील्ड्स में जहां पे एक्सपर्टीज की आवश्यकता है। कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जिनमें सरकार अपनी मोनोपोली रख सकती है, जैसे कि देखो रेलवेज हैं। अब कोई सिटीजन बोल दे कि मैं तो भैया रेलवे चलाऊंगा, तो सरकार मना कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार कई डोमेन्स में अपनी मोनोपोली एक्सरसाइज कर सकती है। समझ गए ना आप? मतलब ना सिर्फ ये फंडामेंटल राइट बल्कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। जैसे इसी राइट में और एक्सेप्शंस की बात कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन सरकार को बोले जी मैं तो ड्रग्स बेचूंगा, मेरे लिए तो यही काम है, मैं तो किसी का मर्डर करूंगा, सुपारी लूंगा, मेरा तो यही काम है। ये सब नहीं हो सकता। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, किसी प्राइवेट फर्म को, प्राइवेट कंपनी को फोर्स करना कि भैया आप 75% जो जॉब्स हैं वो लोकल लोगों को दो, ये देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। राइटर का कहना है ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। लोकल प्राइवेट फर्म्स को फोकस करना कि आप 75% आरक्षण दो जॉब्स में, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा सरकार नहीं कर सकती है, ऐसा सरकार कर रही है, मतलब ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। इसे थोड़ा सा और राइटर एक्सप्लेन करते हैं। देखो 2002 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था TMA पाई फाउंडेशन केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनमी है अपनी मैनेजमेंट अपने आप से चलाने की, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से चलाने की। उसके बाद 2005 में PA इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो सरकार से किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एड नहीं प्राप्त करते हैं, वहां पर आप रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था PA इनामदार केस में, क्योंकि यह आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हो जाता है। बट देखो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के विरुद्ध ना 2005 में सरकार ने संविधान को अमेंड कर दिया था। सरकार ने यह प्रोविजन कर दिया था इवन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार से किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल या फिर दूसरी एड नहीं प्राप्त करते हैं, वहां पे भी रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है। SCs, STs और OBC को उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन राइटर ये कहते हैं 2005 में सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ना, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए था, वो जॉब्स के लिए नहीं था प्राइवेट सेक्टर में। मतलब आज भी संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप प्राइवेट जॉब्स में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन लागू करो। चलो ये तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है।
अब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बताइए आर्टिकल 16 क्या है संविधान का। आर्टिकल 16 जो है संविधान का, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। सबको, देश के सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयमेंट के मामले में। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। ये हिंदू धर्म का है या फिर मुस्लिम धर्म का है, सिख धर्म का है, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, डिसेंट के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन सभी पैरामीटर्स पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यह अब ध्यान से पढ़िएगा, तीसरा जो सेक्शन है, पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है किसी स्टेट में या फिर यूटी में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेजिडेंस की आवश्यकता से संबंधित पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है। ये देखो, किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जॉब हासिल करने के लिए रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट से संबंधित कानून जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। अब इस चीज को एनालाइज करते हैं राइटर कहते हैं, पहली तो बात, संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ये देखो, ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो कानून बनाया, मतलब हरियाणा असेंबली में जो कानून बना, वो बना प्राइवेट जॉब्स के लिए। और दूसरी चीज, भैया इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है यार मतलब जो कानून बनाते हैं उनको नहीं समझ में आता कि पार्लियामेंट वो कानून बना सकती है, स्टेट असेंबली नहीं बना सकती। लेकिन हरियाणा की स्टेट असेंबली ने ये कानून बनाया, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगी, इसमें डाउट ही नहीं है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुकी है। जैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, राजस्थान का केस था। राजस्थान ने किसी जॉब में, टीचर्स की जॉब्स थी, तो पर्टिकुलर रीजन के जो एप्लीकेंट्स थे ना, उनको प्रायोरिटी दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1995 में आंध्र प्रदेश में रूल्स आए थे, और जो लोग जिन्होंने तेलुगु मीडियम में स्टडी की है ना, उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और कहा कि ये मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये निकल के आता है, 1992 में जो इंदिरा साहनी का केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था कि पब्लिक सर्विसेज में जो रिजर्वेशन है ना, वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 69% की रिजर्वेशन है, बट एक्सेप्शन जो हो ना वो रेयर केसेस में हो, जैसे दूर दराज के एरियाज में जो पॉपुलेशन रह रही है उनके लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, तभी इस 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है ना, इसे तोड़ा जा सकता है। तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हाल फिलहाल में इन सभी राज्यों ने 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रेक किया। महाराष्ट्र में आपको पता है मराठास को रिजर्वेशन दिया गया और 50% से ज़्यादा हो गया रिजर्वेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 50% की लिमिट अगर क्रॉस होती है ना रिजर्वेशन में, तो इक्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो खत्म हो जाता है। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अगर हो जाता है तो फिर तो हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो जाएगी, इक्वालिटी कहाँ रहेगी? समझ रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठास के लिए दिया गया रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन किया था। हरियाणा का जो ये एक्ट है 75% वाला, ये देखो कास्ट रूल को तो फर्दर नहीं करता है, लेकिन ये हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के अगेंस्ट है। मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स का जो कंसेप्ट है ना, उसके बेशक ये अगेंस्ट है। एक और चीज, ये सब जो केसेस थे ना, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, तेलंगाना का, ये सब देखो, पहली तो बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए थे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए नहीं थे। हरियाणा का जो एक्ट है ये तो कतई इलॉजिकल है। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं, देखो आज आप स्टेट के नाम पे दे रहे हो कि हाँ हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं वहाँ पे 75% आरक्षण, कल को गुड़गांव वाले भी बोल दें, गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हरियाणा में ज़्यादा जॉब्स हैं, वो भी बोल दें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। फिर गुरुग्राम के अंदर कोई तहसील होगी, वो भी बोल देंगे कि हमारी जॉब्स हमारे लिए ही आरक्षित रहे। ऐसे तो देश टूटता नहीं जाएगा, है ना?
मतलब किस लेवल तक तोड़ोगे आप देश को? स्टेट के नाम पे तोड़ोगे, फिर जिले के लेवल पे तोड़ोगे, फिर तहसील के नाम पे लेके आओगे, फिर गांव के नाम पे लेके आओगे कि गांव के जॉब्स गांव में रहनी चाहिए। हमारा संविधान देखो एक नेशन की परिकल्पना करता है, एक ऐसा देश का निर्माण हम कर रहे हैं जिसमें सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा की सरकार का ये जो कानून है ना, ये इनडायरेक्टली कुछ दूसरे राइट्स को भी प्रभावित करता है, जैसे राइट टू रिजाइड। अब देखो कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति है, वो हरियाणा में आकर क्या करेगा जब उसे जॉब ही नहीं मिलेगी? 75% जॉब्स तो आपने लोकल लोगों के लिए आरक्षित कर दी, तो वो हरियाणा में कैसे रह सकेगा जब उसको जॉब ही नहीं मिलेगी? तो कुछ दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो भी प्रभावित होते हैं इस कानून की वजह से। कुल मिला के बोले तो कंपनीज को देखो कंप्लायंस कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ही, इनकम में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ये सब चीजें तो होंगी ही। लेकिन संवैधानिक ढंग से अगर बात करें तो ये तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ही चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट को ये परखना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में प्रोविजन ये किया गया है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो राज्य हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट राज्यों का ग्रुप है इंडिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इस प्रकार का 75% आरक्षण का जो प्रोविजन है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। इसे सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए। अब देखो, अगर इस इशू के पक्ष में, यानी हरियाणा का जो कानून है इसके पक्ष में आपको पॉइंट्स देने हों, वैसे तो आप इसके पक्ष में पॉइंट दोगे नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज आपको ज्वाइन करनी है तो जाहिर तौर पर आप खिलाफत ही करोगे। लेकिन आंसर राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स अगर आपको देने हों तो आप इस प्रकार के पॉइंट्स दे सकते हो। हरियाणा का जो कानून है ये लोकल यूथ को एम्पावर करने के लिए है। जॉब्स नहीं जनरेट हो रही हैं इनफ, और हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये कानून जो है वो गलत नहीं है। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करती हैं प्राइवेट कंपनीज, जैसे सब्सिडाइज्ड अलॉटमेंट ऑफ लैंड, टैक्स एग्जम्पशंस, तो उनको भी स्टेट के लेजिटिमेट कानून को मानना चाहिए, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आप दे सकते हो, सिर्फ देने के लिए। वे फॉरवर्ड में इस कानून को जस्टिफाई मत कीजिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एमएसपी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं। एमएसपी एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट इंटरवेंशन है। अगर मार्केट में फसलों के दाम क्रैश कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, ये इंश्योर करने के लिए एमएसपी का कंसेप्ट आया था। सबसे पहले सरकार की तरफ से एमएसपी को डिक्लेयर किया गया था 1966-67 में। उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई थी। काम कैसे करता है एमएसपी का पूरा सिस्टम? देखो, हर एक सीजन से पहले, जैसे अभी रबी सीजन स्टार्ट होगा, तो रबी सीजन की जो फसलें हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से एमएसपी को डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब ये है, मान लीजिए वीट के लिए सरकार ने एमएसपी को डिक्लेयर किया है X रुपीज़, तो वीट की हार्वेस्टिंग के बाद इस प्राइस पर सरकार किसान से वीट को प्रोक्योर करने को तैयार हैं। एसेंस इसका देखो ये है, सरकार किसान को बोलती है आप अपनी फसल को इस रेट पर मार्केट में बेचने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट में आपकी फसल के लिए ये दाम नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपकी फसल को इस दाम पर खरीदने को तैयार हैं। वैसे सरकार सभी फसलों के लिए एमएसपी को डिक्लेयर नहीं करती। सरकार ऑलमोस्ट 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी को डिक्लेयर करती है। CACP यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा पूरा एनालिसिस किया जाता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स के आधार पर यह लिस्ट है, जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए CACP के द्वारा रिकमेंडेशंस दी जाती हैं किस फसल के लिए कितना एमएसपी होना चाहिए। फाइनल जो मोहर लगाई जाती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लगाई जाती है। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी पूछ सकती है किन किन फैक्टर्स के आधार पर एमएसपी को डिटरमाइन किया जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स पर एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा। तो ये तो हमने देखो बेसिक्स डिस्कस कर लिए एमएसपी से संबंधित। इस आज के आर्टिकल में राइटर ये वकालत करते हैं सरकार जो एमएसपी को इम्प्लीमेंट करती है ना, वो मेनली देखो 2-3 फसलों के लिए इम्प्लीमेंट करती है, राइस, वीट, शुगर के लिए भी इम्प्लीमेंट करती है।
थ्रू प्राइवेट शुगर मिल्स। लेकिन बाकी फसलों को सरकार छोड़ देती है, उनके लिए सिर्फ अनाउंस कर देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। किसानों की डिमांड ये थी, जैसे राइस वीट के लिए एमएसपी पर सरकार किसानों से फसलें प्रोक्योर करती है ना, बाकी फसलों को भी सरकार प्रोक्योर करे एमएसपी पर। ये जो अभी सरकार सिर्फ राइस और वीट को प्रोक्योर करती है ना, इसकी वजह से जो हमारे देश में क्रॉप पैटर्न है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है। अब किसानों को लगता है कि राइस वीट उगाएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार उसे परचेज करेगी, इसलिए किसान को ज़्यादा आसान लगता है। किसानों को लगता है ये लेस रिस्की है राइस और वीट उगाना, क्योंकि सरकार तो प्रोक्योर कर ही लेगी। इसलिए जो किसान है बाकी फसलों पर ध्यान नहीं देते। तो आप डेटा उठा के अगर देखोगे तो आपको यह मिलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइस और वीट पर ज़्यादा खेती होने लगी है और बाकी फसलों का जो कवरेज एरिया है वो कम हुआ है। स्पेसिफिकली बात करें तो यहां देख लीजिए, राइस का जो कवरेज एरिया है पहले 30 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था, बढ़ के 44 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। वीट का पहले सिर्फ 9 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था, अब बढ़ के 31 मिलियन हेक्टेयर पहुंच चुका है। जबकि बाकी जो फसलें हैं ना, जैसे ज्वार बाजरा, इनका कवरेज एरिया काफ़ी कम हुआ है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया में 68% जो एग्रीकल्चर है ना वो रेन फेड है, यानी किसान बारिश पर डिपेंड करते हैं खेती के लिए। तो यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं ना वो ज़्यादा ड्रोट रेसिस्टेंस होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं। लेकिन अगर उनको सरकार के द्वारा एमएसपी रेजीम में शामिल नहीं किया जाता है तो फिर ऐसे किसानों को उन फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे, या तो वो ऐसी फसलों को फिर उगाएंगे नहीं, मजबूर होना पड़ेगा उनको वीट और राइस उगाने के लिए। वो क्या करें, लेकिन जब वो वीट और राइस उगाएंगे बारिश वहाँ पे होगी नहीं तो पैदावार उनकी बहुत कम होगी। तो अगर एमएसपी सिस्टम को सरकार बाकी फसलों के लिए इंप्लीमेंट करती है ना, सभी 23 क्रॉप्स को कवर करती है एमएसपी रेजिम में, तो ऐसे किसान जहाँ पर बारिश नहीं आती उन किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो बाकी वीट और राइस को छोड़ के बाकी क्रॉप्स भी उगा सकेंगे। इससे ना सिर्फ उनकी इनकम बढ़ेगी बल्कि फूड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होगी। कैसे, देखो ज्वार बाजरा ये सब अगर किसान उगाएंगे ना, ये सब न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो ये सब उगाएंगे तो इन सब का वो सेवन भी करेंगे, तो मतलब न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो एड्रेस होगी। इसके बाद देखो एक पॉइंट ये रेज किया जाता है राइटर्स के द्वारा, सरकार का ये कहना है अगर सभी 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी हम इंप्लीमेंट करेंगे ना तो 17 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा फिस्कल बर्डन पड़ेगा सरकार के ऊपर। 17 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा रकम है। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं, पहली तो बात 17 लाख करोड़ का नहीं पड़ेगा, 5 लाख करोड़ के आसपास का पड़ेगा। दूसरी चीज़, सरकार ने अभी जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए डीए इंक्रीज किया है ना, उससे तो देश के 5% लोगों को भी फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। कितना? ऑलमोस्ट उतना ही जितना कि 23 फसलों के लिए एमएसपी इंप्लीमेंट करने पर खर्च होगा। इवन बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए सरकार ने लोन माफ़ कर दिया। ऊपर से अगर सभी 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी इंप्लीमेंट करती है तो इसका फ़ायदा देश की आधे से ज़्यादा जनता को होगा डायरेक्टली, और 20-25% जनता को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। राइटर ये भी कहते हैं, सोच के देखिए, इतने सारे लोगों की अगर देश में इनकम बूस्ट होगी तो वो लोग मार्केट में आके पैसा खर्च करेंगे तो फिर कंपनीज की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे देश में ज़्यादा होगी। मतलब कहने का ये है साफ साफ, अगर ये 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो देश की जीडीपी में इसका योगदान होगा। ओवरऑल जो हम बार बार बात करते हैं, डिमांड होनी चाहिए इकोनॉमी में, हमारे देश की जो डिमांड है वो बूस्ट होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से तो अच्छा ही है। इसके बाद एक सजेशन राइटर ये देते हैं, जो किसान देखो डेट के बोझ तले दब जाते हैं ना, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक प्रोविज़न ये किया जा सकता है, किसान जब एमएसपी पे अपनी फसल बेचे ना, उसको लिंक किया जा सकता है बैंक गारंटी के साथ। कैसे? जब किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेचेगा ना तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे कि किसान ने इतने फसल बेची है इतने एमएसपी पर, तो उसके अकाउंट में
क्रेडिट पॉइंट्स अपने आप डल जाएंगे। उन क्रेडिट पॉइंट्स को दिखा के किसान जो है वो बैंक से लोन ले सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि किसानों को जो लोकल मनी लेंडर से मजबूरी में लोन लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर, वो किसान नहीं लेंगे, उनको बैंकों से लोन मिल जाएगा। और बैंक जो है किसानों का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं कि पिछले सीजन में उन्होंने कितनी फसल बेची, कितने एमएसपी पर, उससे पिछले सीजन में कितनी फसल बेची, किस प्राइस पर। तो पूरी हिस्ट्री जो है बैंक वालों को किसान की पता लग जाएगी और वो उसी के हिसाब से किसान को लोन दे सकते हैं। लास्ट सजेशन राइटर का ये है, अभी देखो अगर सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी सिस्टम सरकार इंप्लीमेंट करे ना, तो इंप्लीमेंटेशन में जो लोकल बॉडीज है ना उनका रोल होना चाहिए, जो लोकल पंचायत्स हैं उनका रोल होना चाहिए। यानी डिसेंट्रलाइजेशन ढंग से, डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से सरकार इस एमएसपी सिस्टम को इंप्लीमेंट करे तो इफेक्टिव ढंग से सरकार सभी 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकती है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी सिस्टम। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एमएसपी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो मीडिया वन एक न्यूज चैनल है मलयालम लैंग्वेज में, केरला में चलता है। इसको ना इसके जो लाइसेंस है ना उसको रिन्यू नहीं किया था मिनिस्ट्री ऑफ INB ने, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। इस वजह से रिन्यू नहीं किया था क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस चैनल का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। तो ये मामला पहुंचा केरला हाईकोर्ट में। केरला हाईकोर्ट ने सरकार के स्टैंड को इंडोर्स किया है। केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इस वजह से जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया था सफिशिएंट रीजंस हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई है इस चैनल को, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ INB ने इस चैनल के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया। लेकिन सरकार ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने साफ तौर पे नहीं बताया कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो आज के इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं, देखो ये काफ़ी दुखद है, अनफॉर्चुनेट है कि केरला हाईकोर्ट ने सरकार के जो तर्क थे उनको सील्ड कवर में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पिटिशनर को यानी चैनल वालों को दिखाया भी नहीं कि क्या इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं जिसकी वजह से हमारे चैनल को बंद किया गया है। राइटर के अनुसार केरला हाईकोर्ट की ये जो जजमेंट है ना, ये उन तर्कों के भी अगेंस्ट है कि जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना तो रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, तभी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, और जब वायलेशन हो तो वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर खरा उतरे। मतलब जितनी आवश्यकता है उसी प्रोपोर्शन में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। ऐसा नहीं कि आवश्यकता थी बिल्कुल ही कम छोटी सी चीज़ के लिए लेकिन आपने ज़बरदस्त ढंग से फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया। नहीं, प्रोपोर्शन जरूर एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा थोड़ा, पता नहीं एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, लेकिन आप एसेंस समझ जाओगे। मान लीजिए फेसबुक पे कोई पोस्ट वायरल हो गई जिसके बाद दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई। वो पोस्ट जो थी वो हेट्रेड वाली थी, लेकिन इसके लिए आप पूरी फेसबुक को ही बंद कर दोगे, सरकार बोले कि हाँ हम तो फेसबुक को ही बंद कर देंगे क्योंकि ये उस पोस्ट को नहीं रोक सकी, तो ये तो फेसबुक वालों के जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन हो जाएगा। इवन जनता जो फेसबुक को यूज करती है उनका भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा ना। तो यहां पे उचित कार्रवाई ये होती, सरकार फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी कि आप हेट्रेड वाली स्पीच को नहीं रोक सके। एसेंस आप समझ गए ना कि जिस एक्सटेंट में आवश्यकता है उतना ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर वायलेशन हो तो वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर खरा उतरे। खैर आज के मुद्दे की बात करें, राइटर इसके बाद ये बोलते हैं जो ये मलयालम चैनल को ब्रॉडकास्टिंग से रोका जा रहा है ना, इससे काफ़ी सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जैसे मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आते हैं ये सभी राइट्स। तो चैनल को बैन करना मतलब इन सभी राइट्स का वायलेशन। लेकिन कोर्ट ने इन सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया सुनवाई के दौरान। हाल फिलहाल में इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था नेशनल सिक्योरिटी को आप एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की हैं उसके जुडिशियल एग्जामिनेशन को रोकने के लिए, यानी जुडिशियल रिव्यू तो होगा अगर स्टेट ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो भी। इवन देखो
जब पेगासस का मामला सामने आया ना, तो भी सरकार ने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन कोर्ट ने कमेटी गठित की, आपको याद होगा, फ्री पास सरकार को नहीं दिया इस मुद्दे पर। तो ये सारी बातें जब बोली गई केरला हाईकोर्ट को, तो केरला हाईकोर्ट ने कहा देखो वो राइट टू प्राइवेसी का मामला था, लेकिन ये जो मामला है मीडिया वन मतलब केरला के मलयालम चैनल का, ये अलग केस है, दोनों को आप आपस में आप लिंक नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं लिंक कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये किसी एक फंडामेंटल राइट तक लिमिट नहीं है, ये सभी फंडामेंटल राइट पर लागू होता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो उसे जुडिशरी के द्वारा एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में शायद जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर क्या स्टैंड लेता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।